सेंट्रल मॉडर्न बीएड कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत। आज हम भारत में अंग्रेजों के आगमन के समय भारत की राजनीतिक और आर्थिक स्थिति पर चर्चा करेंगे कि जब भारत में अंग्रेज आए तो उस समय भारत में क्या गतिविधियां संचालित हो रही थी और अंग्रेज भारत में क्यों आए, इस पर भी चर्चा करेंगे। भारत में अंग्रेजों के आने के अगर उद्देश्यों की अगर बात करें तो उसके कई उद्देश्य रहे हैं, लेकिन अगर हम भारत के अतीत के बारे में थोड़ा जानते हैं या अध्ययन करें तो पता चलता है कि भारत प्राचीन काल से एक समृद्ध देश रहा है। राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से एवं सांस्कृतिक रूप से भारत का विश्व में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है। आर्थिक रूप से अगर देखें तो एक समृद्ध देश रहा है, इसीलिए भारत को सोने की चिड़िया वाला देश कहा जाता था। और आध्यात्मिक रूप से हमारे यहाँ पर ज्ञान, दर्शन, शिक्षा का इस प्रकार से प्रचार प्रसार हुआ कि विश्व के विभिन्न देशों से लोग या ज्ञान अर्जन करने वाले विद्यार्थी भारत की ओर खींचे चले आते थे। इसलिए आध्यात्मिक रूप से भी भारत विश्व गुरु था। तो प्राचीन काल से ही भारत की राजनीतिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक उपलब्धियां विश्व को अपनी ओर आकर्षित करती रही है। इसीलिए बहुत सारे विदेशी लोग प्रारंभिक समय में यहाँ पर विद्या अध्ययन के लिए आए। यहाँ विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय विश्व के सभी लोगों के ज्ञान अर्जन के केंद्र थे। यहाँ के शासकों ने उन विश्वविद्यालयों को शिक्षा को परिचय दिया, संरक्षण प्रदान किया, विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया। इसीलिए विश्व की में भारत की अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण ख्याति रही है। जब हमारी राजनीतिक सत्ता कमज़ोर हुई तो प्राचीन काल से ही भारत पर आक्रमण हुए। मौर्य काल के बाद, फिर गुप्त काल के बाद, हर्ष की मृत्यु के बाद और मुस्लिम आक्रमणों का दौर शुरू हुआ। फिर मुस्लिम आक्रमण में मुस्लिम सत्ता स्थापित हो गई, सल्तनत काल की स्थापना हुई, फिर आगे चलकर मुगल काल स्थापित हुआ। यानी विश्व की विभिन्न जातियां या लोग भारत में आए और भारत में आके यहाँ के सांस्कृतिक विरासत को देखकर इतने प्रसन्न हुए, या यूँ कहें कि उन्होंने हमारी संस्कृति को ही अपना लिया और वो भारत के ही अंग बनकर रह गए। और भारतीय संस्कृति की एक बहुत बड़ी विशेषता रही है, वो उसकी जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता रही है वो है आत्मसात की। विश्व के विभिन्न देशों से आक्रमणकारी भारत में आए और भारत में आकर ही बस गए। तो ठीक ऐसे ही मुगल है या मुस्लिम है, बाहर से आए और भारत में बस गए। और जब भारत में अंग्रेज आए तो अंग्रेजों के आने के समय भारत में मुगल वंश का शासन था। बात है कि यूरोपीय लोग विश्व के विभिन्न देशों में क्यों गए, क्यों उपनिवेश स्थापित किए। उपनिवेश सामान्यतः आर्थिक संसाधनों की प्राप्ति के लिए स्थापित किए जाते रहे हैं। विश्व के विभिन्न देश जो शक्तिशाली थे उन्होंने
विश्व के उन देशों पर जो आर्थिक रूप से संपन्न है, संसाधनों से परिपूर्ण है, लेकिन राजनीतिक रूप से कमजोर है, निर्बल है, उन देशों पर व्यापार के उद्देश्य से गए और फिर वहाँ पर अपना शासन स्थापित कर लिया और फिर उन्होंने आर्थिक संसाधनों का अपने देश की आवश्यकताओं की पूर्ति के हिसाब से अंधानुकरण करके उन संसाधनों का, उनके व्यापार वाणिज्य का अपने देश के आर्थिक हितों के लिए उनकी पूर्ति की। इससे जो औपनिवेशिक देश है, जैसे ब्रिटेन का भारत उपनिवेश था, तो भारत गरीब होता चला गया और ब्रिटेन आर्थिक रूप से संपन्न होता चला गया। तो इस प्रकार अगर हम देखें, यूरोपीय देशों ने विश्व के विभिन्न देशों में अपने उपनिवेश स्थापित किए। पुर्तगाल, फ्रांस, स्पेन, जर्मनी, ब्रिटेन, और इसमें ब्रिटेन काफ़ी आगे बढ़ गया। ठीक है, स्पेन पहले प्रारंभिक दौर में स्पेन बहुत आगे था। तो भारत में अगर हम देखें तो यूरोपियनों का आगमन की बात करें तो सबसे पहले आपको पता ही है कि पुर्तगाली लोग भारत में आए व्यापारिक मार्ग की ओर से, और उन्होंने व्यापार के उद्देश्य से पहला आने वाला 1498 में वास्को डी गामा था। उसके बाद पुर्तगालियों के आने का क्रम शुरू हुआ। फिर हॉलैंड के निवासी आए, डच, फिर डैन आए, अंग्रेज आए, फ्रांसीसी आए, और इन लोगों के आने का उद्देश्य व्यापारिक था, व्यापार करने के उद्देश्य से, क्योंकि इन्होंने प्राचीन काल से सुन रखा था कि भारत के जो मसाले हैं, सूती वस्त्र उद्योग हैं, वे विश्व में अन्यत्र कहीं भी भारत जैसे वस्त्र और गर्म मसाले के लिए प्रसिद्ध रहा है। तो यहाँ से विश्व के विभिन्न देशों को निर्यात किया जाता था। तो आर्थिक रूप से समृद्ध देश था जब भारत में अंग्रेजों का आगमन हुआ। 1588 में 88 में स्पेनिश एक जहाज था, नौसैनिक जहाज अर्मेडा, उसको ब्रिटेन ने पराजित कर दिया। तो अब सामुद्रिक शक्ति में स्पेन के स्थान पर ब्रिटेन शक्तिशाली हो गया। तो 1588 के बाद ब्रिटेन के व्यापारिक लोगों ने ब्रिटेन के महाराजा को, महारानी को इस बात के लिए राजी किया कि उन्हें पूर्व के देशों के साथ व्यापारिक करने का अधिकार प्रदान किया जाए। और ऐसा एक शिष्टमंडल विचार रखने के लिए 1599 में ब्रिटिश महारानी एलिजाबेथ से मिला और उन्होंने 1600 में एक ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई जो सामान्यतः भारत या पूर्वी देशों के साथ व्यापार स्थापित करेगी। जब अगर हम 1600 की बात करते हैं तो भारत में 1600 में मुगल काल में अकबर शासक था। फिर अंग्रेजों के आगमन की कहानी शुरू होती है भारत में, और जब भारत में जो अंग्रेज आते हैं वह अकबर की मृत्यु के बाद जहांगीर के काल में आते हैं। हेक्टर मुनरो भारत आते हैं। फिर सर टॉमस रॉ जेम्स प्रथम का दूत बनकर भारत आता है और जहांगीर से मिलता है। और उसके बाद अगर हम देखें तो 1600 में जो कंपनी बनी और भारतीय शासकों ने उससे व्यापार करने की जो अनुमति दी, वह 1613 के लगभग उन्हें व्यापार करने का अधिकार मिला। ठीक है ना, क्योंकि उससे पहले उन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन पुर्तगाली पावरफुल थे, इसीलिए पुर्तगालियों से उनका संघर्ष चलता रहा, उन्होंने अधिकार नहीं मिला। लेकिन 1612 में पुर्तगालियों को अंग्रेज़ों ने पराजित कर दिया और फिर 13 में
सर थॉमस रो जहांगीर से मिलता है और फिर उन्हें व्यापार की अनुमति मिलती है और सूरत में प्रथम व्यापारिक कोठी स्थापित की जाती है और यहाँ से अंग्रेज़ों का व्यापार शुरू होता है। प्रारंभिक समय में अंग्रेज व्यापारिक उद्देश्यों के लिए अधिक से अधिक सुविधाएं प्राप्त करने के उद्देश्य से ही व्यापार करते रहे और इन शासकों ने भारत के शासकों ने उन्हें व्यापार करने की अनुमति दी और जब तक शक्तिशाली शासक थे जैसे जहांगीर, फिर शाहजहां, फिर औरंगजेब, जब शक्तिशाली शासक थे तो इनके मन में कभी भी शासन करने की या यहाँ के सर्वोच्च सत्ता स्थापित करने का सपना भी इन्होंने नहीं देखा। इस प्रकार ये अपने व्यापार को बढ़ाते रहे। लेकिन औरंगजेब की मृत्यु के बाद स्थिति में बदलाव आया। उत्तर मुगल काल शुरू होता है, फिर अयोग्य शासक होते हैं। 1717 में जब औरंगजेब के बाद बहादुर शाह शासक बनता, बहादुर शाह तक अंग्रेज उनके नियंत्रण में रहते हैं। फिर बहादुर शाह के बाद जो शासक बनते हैं उसमें नाम आता फर्रुखशियर का। 1717 में फर्रुखशियर के से एक अंग्रेज डॉक्टर मिलता है हैमिल्टन और फर्रुखशियर से कुछ लाइलाज बीमारी थी और उसका इलाज हैमिल्टन कर देता है और उसके बदले उन्हें कुछ सुविधाएं प्राप्त होती है और उन्हें बंगाल से फ्री व्यापार करने का एक मुश्त राशि देकर वहाँ से फिर फ्री व्यापार करने का अधिकार प्राप्त होता है कि उन्हें 1717 में दस्तक प्रथा प्राप्त होती है कि हैमिल्टन जब फर्रुखशियर का इलाज कर देता है तो फर्रुखशियर उन्हें एक मुश्त 3000 रुपये या पाउंड राशि देने पर अंग्रेज़ों को बंगाल से शुल्क मुक्त व्यापार की अनुमति प्राप्त हो जाती है। अब उन्हें चुंगी नहीं देनी पड़ेगी, जो टैक्स लगता था वो नहीं देना पड़ेगा। और बाद में जब वह अधिक से अधिक सुविधाएं प्राप्त करते गए व्यापारिक हितों को और उधर राजनीतिक रूप से जब उत्तर मुगल काल शुरू होता है तो अयोग्य शासक होता है तो नवीन शक्तियों का उदय प्रारंभ होता है। अब एक छत्र शासन नहीं रहता। हैदराबाद में हम देखते हैं निजामुल मुल्क स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर लेता है। बंगाल में मुर्शिद कुली खां, अवध में शहादत खां, दक्षिण में अगर देखें तो फ्रांसीसी अपनी सत्ता का प्रचार कर रहे होते हैं। इधर मराठा शक्तिशाली हो जाते हैं और मैसूर में कमज़ोर सत्ता के बाद हैदर अली शासक बन जाता है। तो इस प्रकार राजपुताने में भी बहुत सारे स्वतंत्र शासक लड़ झगड़ रहे होते हैं आप अपनी स्वतंत्रता के लिए। तो इस प्रकार से अगर देखें तो जाते जाते 1750 तक व्यापारिक कंपनी शक्तिशाली हो जाती है, उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाती है। ऐसी स्थिति में भारत में राजनीतिक एकता समाप्त हो जाती है। अयोग्य शासक होते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में हम देखते हैं कि राजनीतिक पृष्ठभूमि बदल जाती है और अब अंग्रेज भारत में शासन करने की सोचते हैं। और फिर प्लासी के युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला को पराजित करके वो बंगाल के सर्वा बन जाते हैं और फिर बक्सर के युद्ध में पराजित करके उत्तर भारत के एक शक्तिशाली शासक बन जाते हैं। इसमें बहुत बड़ी भूमिका विदेशी आक्रमणकारियों ने भी निभाई, जिसमें नादिर शाह का आक्रमण हुआ, उसमें मुग़ल सत्ता और कमज़ोर हो गई और बाकी बची खुशी जो शक्ति रही वो अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण से मराठे जो उत्तर भारत की ओर एक शक्ति के रूप में आए थे, पानीपत के तीसरे युद्ध में वो भी पराजित हो गए, मराठे भी कमज़ोर हो गए। तो फिर 1764 में हम देखते हैं कि बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेज हैं भारत के शासक बन जाते हैं। तो जब भारत में अंग्रेज आते हैं तो राजनीतिक रूप से भारत की एक सशक्त शासन व्यवस्था थी।
लेकिन धीरे धीरे उन्होंने यहाँ की राजनीतिक परिस्थितियों का फ़ायदा उठाया, अपने व्यापार को बढ़ावा दिया, और जब यहाँ के शासकों के बारे में पूरी जानकारी हो गई, अयोग्य थे, तो उनका साथ लेके उन्होंने भारत में अपना अधिकार स्थापित किया और सर्वोच्च बन गए और अधिक से अधिक शासन का दोहन करने लगे। जब आर्थिक स्थिति की जब हम बात करते हैं भारत में, जब अंग्रेज़ों के आगमन के समय में, तो भारत प्राचीन काल से ही समृद्ध रहा है, आर्थिक संपन्नता रही है। भारत पर एक नहीं अनेकों आक्रमण हुए हैं, लुटेरे आए हैं, लूटपाट करके गए और भारत को दरिद्र बनाने की कोशिश करते रहे। लेकिन सबसे बड़ी बात जो भारत के लिए रही वह ये रही कि भारत का अपना व्यापार था, वाणिज्य था। इसीलिए व्यापार वाणिज्य पर संपूर्ण भारत के शासकों का नियंत्रण था। इसलिए जो भी लुटेरे आए, लूटपाट गए, उसका कोई स्थायी प्रभाव भारत पर नहीं पड़ा। हमारे व्यापारी पुणे अपने वस्त्र, मसाले लेकर विश्व के विभिन्न देशों में गए और वहाँ से पुणे वो खजाना और धन वापस ले आए। मुगल काल में बहुत सारे विदेशी यात्री आए हैं जिन्होंने भारत की आर्थिक संपन्नता के बारे में लिखा, यहाँ के नगरों के बारे में लिखा, यहाँ के व्यापार वाणिज्य की उन्नत अवस्था के बारे में लिखा, यहाँ के सुखी जनता के बारे में लिखा कि किस प्रकार से यहाँ समृद्धि थी। तो आर्थिक रूप से जब अंग्रेज भारत आए तो एक समृद्ध देश था भारत, सोने की चिड़िया वाला देश था भारत। बहुत सारे विदेशी यात्रियों में अगर हम देखें तो इंग्लैंड के आगमन के साथ ही भारत में बहुत सारे विदेशी यात्री आए जिन्होंने यहाँ पर स्वतंत्र रूप से भ्रमण किया। और इनमें सबसे महत्वपूर्ण अगर यूरोप से आने वाले विदेशी यात्रियों में देखें तो ट्रवेनियर का नाम आता है, जो औरंगजेब और शाहजहाँ और औरंगजेब के काल में आया। एक बार नहीं, दो बार नहीं, वह 6 बार आया। व्यापारिक था, एक जौहरी था, उसने भारत के विभिन्न व्यापार वाणिज्य के उद्देश्य से आया वो, तो उसने यहाँ पर बहुत सारे जो व्यापारिक गतिविधियों के केंद्र थे, हीरे जवाहरात के केंद्र थे, वहाँ उसने भ्रमण किया और उसने उन क्षेत्रों की स्थिति को भी देखा और उसका वर्णन भी उन्होंने किया कि भारत में कहाँ कहाँ हीरे प्राप्त होते। उसने कोहिनूर हीरे के देखने का भी उससे अवसर मिला, उसका भी वर्णन उसने किया। और उसने यहाँ की जो व्यापारिक गतिविधियाँ हैं, किस प्रकार से यहाँ के बैंकर हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने वाली हुंडी व्यवस्था, जो आर्थिक आज के आधुनिक चेक की भांति जो कार्य होते थे, तो उन व्यवस्था का बहुत आर्थिक गतिविधियों का केंद्रों का उल्लेख किया कि किस प्रकार से तत्कालीन भारत में कौन कौन से समृद्ध व्यापारिक केंद्र थे, शहर थे, कौन कौन से उद्योग थे, क्या क्या चीज़ों का व्यापार होता था। तो उन औद्योगिक नगरों का भी उल्लेख उन्होंने किया। उन्होंने लिखा किस प्रकार से तत्कालीन भारत में जैसे सूरत है, अहमदाबाद है, ठीक है ना, ये भारत के प्रमुख बंदर व्यापारिक नगर रहे हैं, ठीक है ना। तो साथ ही इन्होंने बाद में जब अंग्रेज़ों का और पुर्तगालियों से जब अंग्रेज राजकुमार का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी के साथ हुआ तो उन्हें बम्बई दहेज के रूप में मिला, तो फिर 10 पाउंड वार्षिक कर के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। फिर बम्बई एक महत्वपूर्ण केंद्र हो गया अंग्रेज़ों का, प्रेसिडेंसी केंद्र बन गया अंग्रेज़ों का बाद के समय में। तो जब अंग्रेज़ों का शासन भारत में, जब अंग्रेज भारत में आए तो भारत एक आर्थिक रूप से संपन्न देश था। लेकिन जब अंग्रेज भारत के शासक बन गए तो उन्होंने हमारी संपन्नता को विपन्नता में बदलने के रास्ते खोजे। और एक संयोग कहें या भारत का दुर्भाग्य कहें कि जब भारत में अंग्रेज़ों का शासन स्थापित हुआ उसी समय ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति का आरंभ होता है। 1750 के बाद इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति देखी जाती है, ये अनुभव की जा सकती है। और 1757-60 के बाद ही भारत में अंग्रेज़ों की सत्ता स्थापित होती है। उधर औद्योगिक क्रांति, इधर भारत अंग्रेज़ों का उपनिवेश बनना, फिर उन्होंने भारत से अधिक कच्चा माल प्राप्त करके ब्रिटेन भेजा और ब्रिटेन से तैयार माल लाकर भारत में बेचना शुरू किया। तो इस प्रकार से हमारे कुटीर उद्योग
धंधे नष्ट होते चले गए और एक सुनियोजित तरीकों से अंग्रेजों ने हमारे कुटीर उद्योगों को नष्ट किया। यहाँ के बुनकरों को उन्होंने हाथ तक काट दिए, उनको महंगी इस प्रकार की खेती करवाई कि अधिक से अधिक वे कपास प्राप्त करके इंग्लैंड भेज सके, तैयार माल लाकर भारत भेज सके। कम कीमत पर कपास खरीदना, अधिक कीमत पर मुनाफे बाद उसे भारत में कपड़ा बेचना, किसानों तक से उन्होंने समझौते कर लिए। अपने कपास एकत्रित करने वाले उन्होंने अपने सरकारी कर्मचारी रख दिए गए और कपास उत्पादन से पहले ही उन्होंने किसानों के साथ समझौते कर लिए। नवीन जो राजस्व व्यवस्था लागू की और व्यापार वाणिज्य को क्षति पहुंचाई, क्योंकि उन्होंने हमेशा इस प्रकार के नियम बनाए ताकि वो हमेशा अपने लाभ अधिशेष हैं वो उनके हित में हो या लाभ में हो। तो एक सुनियोजित तरीके से उन्होंने भारत की आर्थिक स्थिति को नुकसान पहुंचाया, हमारे व्यापार वाणिज्य को उन्होंने नष्ट किया, उस पर पूर्ण एकाधिकार स्थापित कर लिया और यहाँ के संसाधनों का अपने आर्थिक हितों के रूप से उन्होंने दोहन किया। इस प्रकार की नीतियाँ बनाई जिससे हमारी कृषि व्यवस्था चौपट हो गई। नील की खेती के बारे में तो हम समझते हैं, मजबूरन उन्हें कपास और नील खाद्यान्न की कमी हो गई और अकाल के समय में अकाल लोगों की मौत हुई। बीमारियों महामारी में कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। जब हमारी आर्थिक स्थिति बहुत जर्जर हो गई, ठीक है, और उसके पीछे अंग्रेज़ों की नीतियाँ ही थी और उसका बहुत सारा कुछ वर्णन तो दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक द पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया में स्पष्ट उल्लेख किया है और उन्होंने बताया कि भारत किस प्रकार से गरीब हुआ है और इस गरीबी के कारण जो है वो अंग्रेज़ों की जो प्रशासनिक और आर्थिक नीतियां हैं वो है। और इसमें उन्होंने ड्रेन थ्योरी, भारत से धन निष्कासन का सिद्धांत दिया कि किस प्रकार से एक संपन्न भारत को अंग्रेज़ों ने अपनी नीतियों से दरिद्र भारत बना दिया है। तो इस प्रकार अगर हम देखें, जब अंग्रेज भारत में आए तो भारत की आर्थिक रूप से समृद्ध देश था, विश्व के धनी देशों की सूची में उसका नाम था। और जब भारत से अंग्रेज गए तो देखें तो भारत विश्व के गरीब देशों की सूची में आर्थिक विपन्नता की, दरिद्रता की, भूख से मरने की स्थिति में पहुंच गया, कंगाल भारत हो गया। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से समृद्ध भारत, सोने की चिड़िया कहलाने वाला भारत जब अंग्रेज भारत में आए और जब भारत से अंग्रेज छोड़कर भारत को गए तो यूँ कहें कि सोने की चिड़िया कहलाने वाला भारत, समृद्ध भारत, राजनीतिक आर्थिक रूप का समृद्ध भारत, सोने की चिड़िया कहलाने वाला भारत से सोना ले गए और चिड़िया छोड़ गए। तो इस प्रकार जब अंग्रेज भारत में आए तो आर्थिक और राजनीतिक रूप से भारत एक समृद्ध देश था, उन्नत अवस्था में था और अंग्रेज़ों की प्रशासनिक नीतियों के कारण, भारत के शासकों की आपसी कलह और फूट के कारण अंग्रेज़ों ने हमारे देश का आर्थिक शोषण किया, हमारे संसाधनों का दोहन किया, हमारे यहाँ अत्याचार किए और ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किया और इस प्रकार अंग्रेज यहाँ के शासक बन गए और भारत को गुलामी के रूप में लंबा संघर्ष करना पड़ा। अंततः हम 1947 में जाकर आज़ाद होते हैं, कई बलिदानों के बाद, और आज हम फिर एक गरीब भारत से सशक्त भारत की ओर आगे बढ़ रहे हैं।